यूपी में होमगार्ड बेरोजगार नहीं होंगे। न्यूज 18 ने तरजीही बुनियाद पर दिन भर ये खबर दिखाई, जिसके बाद हुकूमत को अपना फैसला बदलना पड़ा। होमगार्ड उमूर के वजीर चेतन चौहान ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ होमगार्ड्स की ड्यूटी कम कर दी जाए, ताहम बेरोजगार कोई नहीं होगा। 1000 के आसपास हमारे जो होमगार्ड जवान हैं वो ट्रेंड हैं, मतलब वेपन भी, हथियार भी वो चला सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग भी उनको दी गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा सबको वापस भेजना, और इसमें से कोई ना कोई रास्ता जो है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। प्रमुख सचिव स्तर पर, अपर मुख्य सचिव के स्तर पर भी गृह विभाग से भी बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। और अंत में जब अंतिम जो पत्र हमारे पास औपचारिक पत्र आएगा उसके बाद ही पूरा फैसला होगा। लेकिन फिर भी विभाग के मंत्री के नाते मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई भी इनमें से बेरोजगार नहीं होगा जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उनकी ड्यूटियाँ 30 दिन जो भी हो रही थी कुछ कम की जाए। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 16 अक्टूबर को आखिरी समाअत होगी। समाअत के 39वें दिन हिंदू फरीक की जानिब से दलाइल पेश किए गए। हिंदू फरीक के वकील ने कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मसाजिद हैं और मुसलमान कहीं और जाकर भी नमाज अदा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। सत्रह अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट बहस करेगा। कल सुनवाई का आखिरी दिन है और ये फिलहाल बहस का आखिरी दिन होगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को तमाम पक्षकारों से सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहेगा कि अगर उनके मन के मुताबिक फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाता है तो क्या विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और भी कुछ विचार कर सकता है। लेकिन हिंदू पक्षकार बार बार ये कह रहे हैं कि उनका हमेशा से आराध्य और पवित्र स्थान वो जन्मस्थान रहा है और वो उस जन्मस्थान को लेकर किसी भी प्रकार से समझौता करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने वाजे कर दिया है कि कल मामले में समाअत का 40वां और आखिरी दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े की आज 39वें दिन की समाअत के दौरान हिंदू फरीक ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मसाजिद हैं और मुसलमान कहीं और भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन यह राम की जाए पैदाइश है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। हिंदू फरीक के वकील पराशरन ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी हिंदुस्तान की तारीख को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत को तारीख की गलती को ठीक करना चाहिए। एक गैर मुल्की हिंदुस्तान में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्षकार उन दलीलों का जवाब दे रहा है। हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि अगर कोई विदेशी आक्रामक सम्राट भारत में आकर उनकी जमीन पर कब्जा करता है और ये कहता है कि वो कानून से ऊपर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी गलतियों की समीक्षा की जरूरत है और इतिहास इसका गवाह है कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारा जाना जरूरी है। पराशरन ने अपनी दलील का आगाज हिंदुस्तान के तारीख के साथ किया। कोर्ट की हिदायत के बाद वकील वीपी शर्मा ने तहरीरी दलील के साथ कुरान के अंग्रेजी तर्जुमे की कॉपी रजिस्ट्री को सौंपी। हिंदू फरीक की जानिब से वकील ने मंदिर के सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेजात आईनी बेंच को देने की गुजारिश की है। अदालत की जानिब से दस्तावेज रजिस्ट्री को देने को कहा गया है। हिंदू फरीक की तरफ से निर्मोही अखाड़ा बुध को अपनी दलील पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। इस बीच मुसलमानों के बाज हलकों की तरफ से बाबरी मस्जिद के दावे से दस्तबरदार होने की अपीलें की जाने लगी हैं। इलाहाबाद में समाजी तंजीम भारतीय सर्व समाज फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमानों से अपील की है कि वो बाबरी मस्जिद के दावे से दस्तबरदार हो जाएं। तंजीम के सदर डॉक्टर अनवार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत का फैसला किसी एक फरीक के हक में ही आएगा। ऐसे में अगर फैसला मुसलमानों के हक में आता है तो मुसलमानों को चाहिए कि बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें। मुस्लिम समुदाय के पक्ष में भी अगर फैसला आता है
तब भी हमारे मुस्लिम भाइयों को ये चाहिए कि हम कह दें कि हमें अब वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाना है। हम अपने बड़े भाइयों को मंदिर बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छा भव्य मंदिर बनावें ताकि दुनिया के लिए एक देखने की हो गया है कि दुनिया से लोग आवे वहाँ दर्शन आराधना करने के लिए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है, ताहम दूसरा फरीक इस मामले में जल्दबाजी से काम ले रहा है। आज देश की न्यायपालिका की डिग्निटी, उसकी सैंक्टिटी, उसकी गरिमा, उसका वकार सामने है दुनिया के, देख रही दुनिया। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का वकार और सैंक्टिटी भी दुनिया के सामने है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित जस्ट निर्णय ही देगा। आप एक धर्म विशेष, एक वर्ण विशेष के लिए बिल लाकर लोकतांत्रिक मान्यताओं को कैसे समाप्त कर सकते हैं? लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। अयोध्या के तारीखी तनाज़े को अदालत के बाहर हल करने वाली कमेटी इंडियन मुस्लिम फॉर पीस मायूसी की गिरफ्त में है। कमेटी के जिम्मेदार अराकीन मानते हैं कि मजहबी लोगों के अदम ताउन और कुछ अपनी खामियों की वजह से हम लोग नाकाम रहे। ताहम अब अराकीन कमेटी इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि दोनों मजाहिब के लोगों के माबैन अमन अमान और इत्तेफाक व इत्तेहाद किस तरह कायम रहे। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के मुताबिक अदालत के बाहर मसले का हल न होने के यूं तो बहुत से असबाब हैं, लेकिन अहम वजह विश्व हिंदू परिषद और जमातुल उलमा का अदम ताउन है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खामोशी ने भी इस बाब में मनफी किरदार अदा किया। इसीलिए तमाम तर कोशिशों के बाद भी नतीजा सामने न आ सका। आज के हालात में जो एक वेव ऑफ हेट्रेड है, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा, और वो ताकतें मजबूत हो गई हैं जो हेट्रेड के सहारे सियासत कर रही हैं। दुनिया में हेट्रेड के सहारे बहुत मूवमेंट हुए, कम्युनिस्ट मूवमेंट भी हेट्रेड के सहारे रहा, और कहीं मजहब और कहीं जात के बुनियाद पर एक मूवमेंट हमारे यहाँ चलता है। अम्बेडकर राइट्स जिसको चलाती है, आरएसएस जिसको चलाती है, ये सब। इसलिए उस चीज़ को कैसे लड़ा जाए, ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव में एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। कमेटी के जिम्मेदार अराकीन ये भी मानते हैं कि बार बार कमेटी के ताल्लुक से यही कहा गया कि हम लोग मस्जिद सरेंडर करना चाहते हैं या फिर तोहफे में देना चाहते हैं, जबकि कमेटी मस्जिद के मुतबादिल पर गौर कर रही थी। मसला एक्सचेंज का था और इसे सरेंडर में तब्दील कर दिया गया। हम नहीं जानते कि कितना परसेप्शन चेंज हुआ, लेकिन हाँ, आज हम ये देखते हैं कि पार्टीज तो आगे नहीं आई जो बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक और राम मंदिर से मुताल्लिक लड़ रही हैं। वो उनका एक अंडर हैंड एक पॉलिसी है। वो ये चाहती हैं कि वो दिखाएं अपने हिंदुस्तान में कि हमने देखिए ये जीत लिया, हमने साहब ये छीन लिया, और हम चाहते हैं कि वो हमसे मांगें, वो मुस्लिम पार्टी से मांगे, जो हमारे पार्टी है, जो जिम्मेदाराना पर्सनल लॉ बोर्ड जो कंटेस्ट कर रहा है, वक्फ बोर्ड जो कंटेस्ट कर रहा है, वो उनसे मांगे। हमारी सिर्फ ये नीयत है इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत कौम की खिदमत करना और सबको मिल करके साथ ले चलने की हमें हिदायत नहीं, बल्कि कोशिश करना है कि कोशिश करते रहें कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान सब मिल करके रहें। 80% वो हैं, 20% हम हैं, तो हमको मिल करके ही या तय करें मुसलमान कि हमें लड़ना है कि हमें सुलह से रहना है। इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की निगाहें इस तारीखी मुकदमे के फैसले पर मरकूज हैं, जो कि आइंदा माह 15 तारीख तक मुतवक्के है। अब कमेटी भी यही कोशिशें कर रही है कि फैसले के नताइज से लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रहे और किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम के जरिए कन्वेंशन सेंटर के नजदीक वाक़या दरियावाली मस्जिद के गेट और दुकानें मुनहदम किए जाने के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सैकड़ों लोगों ने मौके पर पहुंचकर गम और गुस्से का इजहार किया। मौलाना सैफ अब्बास की क़यादत में मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और अज़-सर-ए-नौ तामीर का मुतालबा भी किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज नगर निगम के अमले ने मस्जिद से मुत्तसिल पार्क की दीवारों, गेट और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया था और जवाज ये पेश किया गया था कि दुकानें और गेट नगर निगम की जगह पर तामीर किए गए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में मौजूद दस्तावेज की रोशनी में दुकानें और गेट
मस्जिद की जमीन में ही तामीर किए गए हैं और नगर निगम ने नाजायज इन्हिदाम के जरिए लोगों के जज्बात को मजरूह किया है। मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि मुनहदिम की गई दुकानों और गेट को दोबारा बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान का जो भी आलिम होगा, हमारी सरकार से डिमांड फौरन ये है कि जो मस्जिद का गेट तोड़ा गया इसका निर्माण कराया जाए और दूसरे उसके बाद हमारा डिमांड ये कि जो पुलिस बिठाई गई वो हटा दी जाए। नहीं, हमें आश्वासन दिया गया है कि अभी इसी वक्त काम शुरू कर दिया जाएगा गेट का और मैं उसी के मुंतजिर भी हूँ कि बगैर उलमा को इन्फॉर्म किए हुए, बगैर कम्युनिटी को विश्वास में लिए हुए आकर हमारी इस कदीम मस्जिद से बुलडोज़र चलाए गए। हमारा एक दरगाह है, यहाँ पे हमारी एक रोज़ा है, उसके हुदूद को पामाल किया गया। तो इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके पीछे कोई साजिश है, जांच होना चाहिए और जो दोषी अफसर हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि मामलात खुश उसलूबी से और सकारात्मक और पॉजिटिव वे में हल हो जाएंगे। यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में NCERT की किताबें पढ़ाने के लिए अपने साबिका फैसले से रियासती हुकूमत अब पीछे हट गई है। हुकूमत का कहना है कि NCERT की किताबें दीनी मदारिस सिर्फ एक ऑप्शन के तौर इख्तियार कर सकते हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि NCERT की किताबों को लेकर दीनी मदारिस में पाए जाने वाले शक व शुबहात जल्द ही दूर किए जाएंगे। पेश है रिपोर्ट। मदारिस की जदीदकारी के नाम पर गुज़िश्ता 9 अक्टूबर को यूपी के दीनी मदारिस में बड़े पैमाने पर NCERT की किताबें पहुंचना शुरू हो गई थीं। हुकूमत की तरफ से मदारिस को कहा गया था कि अपने यहाँ NCERT की किताबें पढ़ाने की शुरुआत करें। दीनी मदारिस ने हुकूमत के इस फैसले पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की थी। मदारिस का कहना था कि जो किताबें निसाब में नहीं हैं उनकी तालीम कैसे दी जा सकती है। अब रियासती हुकूमत अपने साबका मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। सिलेबस तो मदरसा बोर्ड ने अब निर्धारित किया है, तो उसके जो वैकल्पिक विषय हैं उसमें सारे ये चीज़ें शामिल हैं। उनको थोड़ा सा NCERT लागू करने से उनको सिलेबस से अतिरिक्त भी अगर पढ़ना पड़े तो बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लाइफ में यूज़फुल होगा। जैसे अब NCERT बुक्स आ गई हैं, ये व्यवहार में जब आएंगी और मदरसों में क्या वास्तव में समस्या आ रही है, फिर उसका इनपुट लेकर के हम लोग ऊपर रजिस्ट्रार लेवल तक और डायरेक्टर साहब के लेवल तक अवगत कराएंगे ताकि उसकी आगे फिर सुधार किया जा सके। दूसरी जानिब मदारिस का कहना है कि हुकूमत की तरफ से NCERT की किताबों को लाइब्रेरी में रखने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर दीनी मदरसे को तकरीबन 1,30,000 रुपए मालियत की 1500 किताबें फराहम की हैं। मदारिस का कहना है कि इस तरह की किताबें लाइब्रेरी में रखने से बच्चों का कोई फायदा नहीं होगा। भाई किताब बच्चों के लिए होती, लाइब्रेरी के लिए नहीं होती। 1500 कुछ किताबें आपने हमको दी हैं और हिदायत ये है कि बच्चों के लिए नहीं, लाइब्रेरी के लिए। तो क्या हर जगह इतनी जगह है, इतनी अलमारियाँ हैं कि उसमें लगाई जाए? दूसरी चीज़ ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो हमें किताब देती है उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं क्लासेस के लिए, और आप जो दे रहे हैं उसमें एक अच्छा खासा फ़र्क है ना। तो ये सिलेबस जब तक तय नहीं होगा तो ये किस हिसाब से हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुराना स्टॉक उठा के आपने मदरसों को दे के और आपने मतलब एक कॉलम पूरा कर लिया कि साहब हमने तो सारी जिम्मेदारी अदा कर दी। जिम्मेदारी इस तरह अदा नहीं होती है। मदरसे वालों के साथ क्यों इस तरह का नजरिया रखा जाता है? भाई NCERT की किताबों के सिलसिले में अभी तक हुकूमत ने कोई हतमी मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया है। हुकूमत ये भी बताने से कासिर रही है कि करोड़ों रुपए मालियत की किताबें दीनी मदारिस को किस मकसद से दी गई हैं। मदारिस का कहना है कि हुकूमत ने NCERT की जो किताबें उनको फराहम की हैं उनमें बेशतर किताबें तलबा और असातिज़ा दोनों की समझ से बालातर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां आखिरी मरहले में हैं और यूनिवर्सिटी में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के नायब अफसर राबिता आमा जीशान अहमद ने बताया कि इस मरतबा मारूफ ओल्ड बॉय अमरीका में मुकीम फ्रैंक एफ इस्लाम सर सैयद जे तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को सुबह बाद नमाज फज्र कुरान खानी और सर सैयद के मज़ार पर फातिह के बाद गुलहाए अकीदत पेश किया जाएगा। वहीं सर सैयद की जिंदगी से मुतालिक किताबों की नुमाइश भी इस मरतबा लगेगी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स ग्राउंड पर अजीमुशान जलसे का इनाकाद किया जाएगा। देखिए, सर सैयद डे पर जो है वो सुबह से ही जो है प्रोग्रामों का आगाज़ हो जाएगा। सुबह में फजर की नमाज के बाद
जामा मस्जिद में सर सैयद के जो मज़ार है जहाँ पर वहाँ कुरान ख़ानी होगी। उसके बाद उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ी जाएगी। वाइस चांसलर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। उसके बाद मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की जानिब से सर सैयद एकेडमी में एक सर सैयद के जीवन पर आधारित एक पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसका वाइस चांसलर इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो चीफ गेस्ट हैं वो एक रिवायती शाही बग्गी में बैठकर एथलेटिक ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जहां उनकी तकरीर होगी। मुफक्किर कौम सर सैयद अहमद खान की तालीमात और कौम के लिए उनकी खिदमात को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए मेरठ में हर साल जश्न सर सैयद के उन्वान से तकरीबात का इनाकाद किया जाता है। ये तकरीब मेरठ और अतराफ के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में भी मुनाकिद की जाती है। इसी सिलसिले में आज जश्न सर सैयद तकरीब के इफ्तिताही जलसे का इनाकाद मेरठ के फेज आम इंटरनेशनल में किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाली दानिश्वर शख्सियात के अलावा दीगर मुकर्रीन ने सर सैयद की जिंदगी और उनकी तालीमी खिदमात से नई नस्ल को मुतारिफ कराया और सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। सर सैयद अहमद खां की हयात और खिदमात के ऊपर बात होती है, जबकि सर सैयद अहमद खां खुद अपने आप में प्रैक्टिकल आदमी थे। वो करने में ज़्यादा यकीन रखते थे बनिस्बत कहने के। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हम लोग जो सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में ज़रूरी है बताना, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें कि जिससे सर सैयद का मिशन जो है वो ज़मीनी सतह पर पूरा हो सके। ये लोगों को एहसास दिलाना कि तालीम कितनी ज़रूरी है और इस तालीम के लिए सर सैयद साहब ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। किसी चीज़ का हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है। काम हो रहा है कुछ, उसमें जो काम कर रहे हैं उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम हो रहा है, लेकिन इसका कौम को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा आ रहा है। लेकिन वो जुनूनी कैफियत जो सर सैयद की थी वो तो बहरहाल किसी के अंदर नहीं है, और होना बहुत मुश्किल भी है और इतना आसान काम नहीं है वो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तीनों सेंटर मुसलसल माली तंगी से जूझ रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान के केरला का गवर्नर बनने के बाद अब केरल के मलप्पुरम सेंटर के लिए उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसी ताल्लुक से गुज़िश्ता रोज मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा के एक वफ़द ने साबिक तलबा यूनियन सदर एम सलमान इम्तियाज के साथ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और सेंटरों के लिए हुकूमत से ग्रांट जारी करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 2013 में जो ग्रांट देने का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। अंजुमन सकीना के ज़ेर एहतिमाम एक मजलिस अज़ा बयाद हज़रत सकीना बिनतुल हसनैन का इनाकाद अलीगढ़ के ज़ोहराबाग हुसैनी मस्जिद में किया गया, जिसमें दिल्ली से आई मारूफ जाकिरा हिब्बा ज़ैदी ने कहा कि मजहब इस्लाम औरत को पाबंद रहना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा औरतों को हुकूक इस्लाम मजहब ने दिए हैं। इस मौके पर पैगाम आम किया गया है कि हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त की बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ी थी। जरूरत इस बात की है कि दौर हाजिर की बुराइयों के खिलाफ मुत्तहिदा होकर जंग करें और सब उनको आज तक उनको फॉलो करते आए हैं, उनके पर्दे को फॉलो कर रहे हैं, उनकी नमाज को फॉलो कर रहे हैं। जो मकसद इमाम हुसैन का था कि नमाज और पर्दे को और उनके नाना के दीन को बचाने का, वो आज तक ऐसे ही चलता चला आ रहा है और हर 10 साल हो गए हैं इस मजलिस को होते हुए। अंजुमन सकीना की जानिब से ये मजलिस यहाँ से हो रही है और ये हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो अंजुमन हमने बनाई है, जो हम जुलूस निकालते हैं, इससे हम ये पैगाम देते हैं लोग को कि जहाँ जहाँ दुनिया में जुल्म होता है, ये हमारा मैसेज है उन लोगों के लिए कि किस तरह हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, किस तरह हमें किसी का गम, किसी के जुल्म को याद रखना चाहिए। अलीगढ़ की बहू अंजनी भटनागर ने मेकअप आर्टिस्ट के मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके अवार्ड हासिल करके अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी इस कामयाबी का सेहरा अपने अहले खाना और बिलखुसूस अपने शौहर के सर बांधा और कहा कि अगर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की तलकीन ना की होती तो आज मैं ये मकाम हासिल नहीं कर सकती थी। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो हर काम को सच्ची लगन और मेहनत से करें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। पटना के लोगों के जख्म पर मरहम लगाने पहुंचे मरकजी वजीर मामलिकत अश्विनी चौबे पर सियाही फेंक दी गई। अश्विनी चौबे पीएमसीएच में डेंगू के मरीजों से मिलने पहुंचे थे, तभी एक नौजवान ने अपनी मांग को लेकर अश्विनी चौबे पर सियाही फेंक दी। सियाही फेंकने वाले नौजवान ने खुद को जन अधिकार पार्टी का लीडर बताया है। याद रहे कि 2018 में ब्रिजेश ठाकुर पर
सियाही फेंकने वाली लड़की का ताल्लुक भी जन अधिकार पार्टी से बताया गया था। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को माली एतबार से मजबूत बनाने की पहल मदरसा बोर्ड के मेंबरों ने किया है। दरअसल हालिया दिनों में बोर्ड के रिजर्व फंड को बगैर बोर्ड मेंबरों की मंजूरी के खर्च किया गया है, जिससे बोर्ड में माली बहरान का अंदेशा पैदा हो गया। नतीजे के तौर पर एक 5 रुकनी कमेटी के तश्कील का फैसला किया गया है ताकि गुज़िश्ता हिसाब के साथ साथ मुस्तकबिल में होने वाले खर्च की एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जा सके। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तश्कील के बाद बोर्ड के अखराजात से मुताल्लिक कोई बजट नहीं बनाया गया था और न ही किसी तरह के खर्च के लिए बोर्ड के मेंबरों से मंजूरी ही ली गई थी। बोर्ड की नई इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ कामों में बोर्ड का काफी पैसा खर्च किया गया, यहाँ तक कि बोर्ड के रिजर्व फंड का इस्तेमाल तक कर लिया गया। वाज़ेह है कि मदरसा बोर्ड को हुकूमत की जानिब से महज 25 लाख रुपए का ग्रांट मिलता है, बाकी का खर्च बोर्ड अपने दीगर वसाइल से पूरा करता है। साबिका अखराजात की जांच के लिए बोर्ड ने 5 रुकनी कमेटी की तश्कील का फैसला किया है ताकि बोर्ड के माली बहरान को खत्म किया जा सके। बोर्ड की इजाज़त के बगैर जो माली मामला है उसकी निगरानी देखेगी, ठिकाने से उसका जायज़ा लेगी। अगर उसमें किसी तरह की कोई गलती आएगी तो फिर बोर्ड जो फैसला करेगा। मदरसा बोर्ड के सारे पैसे इसी तरह से पानी में बहा दिए जाएंगे तो मुस्तकबिल में जो रिटायर होने वाले हैं उनको आप क्या दीजिएगा, जब 1 महीने की तनख्वाह उससे पूरी नहीं हो रही है और ये बोर्ड की अपनी जमा पूंजी जो खत्म की जा रही है, फिर बोर्ड कैसे चलेगा। 5 रुकनी कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करेगी। बोर्ड की आइंदा मीटिंग में बोर्ड के बजट और अखराजात की फहरिस्त तैयार की जाएगी और गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाई जाएगी। और बोर्ड मेंबरों के इस फैसले की मदरसा यूनियन के लीडर और दानिश्वर भी तारीफ कर रहे हैं। मेंबरान के जरिए जो है कमेटी बनाने की बात हो रही है, 5 रुकनी कमेटी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। बेशक कमेटी बननी चाहिए। बोर्ड ने जो गुज़िश्ता 6 माह से 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च किया, कहाँ किया, माली एतबार से तो बिल्कुल बोर्ड को कमज़ोर कर दिया। माली एतबार से मदरसा बोर्ड बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसकी जांच जो है होनी चाहिए, बोर्ड ने कैसे पैसे खर्च किए। चूँकि अगर आपके पास फंड नहीं रहेगा तो फिर आप तालीमी मैदान में जो खर्च करने हैं या फिर तालीमी मैदान में जो आपको एक रिवोल्यूशन लाना है जिसकी ज़रूरत है, तो यकीनन उसमें पैसे की ज़रूरत है और उसका इस्तेमाल तालीम के ताल्लुक़ से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो फ़ंड मदरसे के अपग्रेडेशन के लिए है। दरअसल मदरसा बोर्ड के माली मामले में अब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई गई। नतीजतन बोर्ड के रिजर्व फंड पर हमेशा खतरा बना रहता है। पैसा कहां और कितना खर्च किया जाना चाहिए, इस हवाले से अब वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी। जानकारों के मुताबिक बोर्ड को हुकूमत की जानिब से बहुत पैसा नहीं मिलता। ऐसे में बोर्ड के रिजर्व फंड को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने से बोर्ड के मुस्तकबिल पर सवाल खड़ा हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।